हम सबने स्कूल में मैथ्स तो पढ़ा ही है। किसी को बहुत पसंद था तो किसी के लिए उतना नहीं। पर एक बात है, हमारी मैथ्स की किताबों में जो इक्वेशंस लिखे होते हैं उनके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हजारों साल पुरानी है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी थ्रिलर से कम नहीं है। अरे वाह, ये तो अपना पुराना दोस्त है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाई स्कूल मैथ्स की शायद सबसे यादगार चीजों में से एक है ना। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकदम भरोसेमंद तरीका। हम सबने इसे रटा है, इसका इस्तेमाल भी किया है। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, किसने बनाया इसे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस फॉर्मूले को बनाने वाला इंसान हमारी टेक्स्ट बुक छपने से भी 1000 साल पहले मौजूद था। मतलब ये कोई मॉडर्न लैब या यूनिवर्सिटी की देन नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और ये हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाती हैं जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। मिलते हैं उस जीनियस से, उस उस्ताद से जिसने हमें ये शानदार फॉर्मूला दिया। इनका नाम है श्रीधराचार्य। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये 8वीं सदी के भारत में रहने वाले एक असल विद्वान थे। जो हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस से पता चलता है उसके मुताबिक वो गणित पर कई जरूरी किताबों के लेखक थे। और हाँ, उन्होंने ही इस फॉर्मूले की नींव रखी थी। अब देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। श्रीधराचार्य का जो ओरिजिनल काम था वो असल में खो चुका है। हमें उनके तरीकों के बारे में पता चलता है बाद के गणितज्ञों जैसे भास्कर द्वितीय के काम से। उन्होंने श्रीधराचार्य के काम को बड़ी इज्जत के साथ कोट किया था। और ये जो एक कविता जैसा निर्देश दिख रहा है, यही उस फॉर्मूले का ओरिजिनल वर्जन है जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, ये कमाल का है कैसे वो काव्यात्मक निर्देश स्टेप बाय स्टेप हमें सीधे उसी सॉल्यूशन तक ले जाता है जो आज भी सीखते हैं। हर एक कदम 4a से मल्टीप्लाई करना, फिर b² जोड़ना, ये बिल्कुल वही लॉजिक है जो मॉडर्न अलजेब्रा की बुनियाद है। सोचिए, ये गणित की टाइमलेस नेचर का कितना बड़ा सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्रीधराचार्य अकेले नहीं थे। वो तो एक बहुत बड़ी और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थे। ये कहानी है एक पूरे स्वर्ण युग की। तो ये सिर्फ एक जीनियस इंसान की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है जो सदियों से मैथ्स में नई नई खोजें कर रही थी। और ये वो समय था जब यूरोप में, जिसे हम डार्क एजेस कहते हैं, वो चल रहा था। इतिहासकार इस दौर को भारतीय गणित का ग्लोरियस चैप्टर कहते हैं। ये टाइमलाइन सच में दिमाग घुमा देने वाली है। जरा इस पर गौर कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र पाइथागोरस के जन्म से भी सदियों पहले भारत के ग्रंथों में मिलता है। कैलकुलस के बेसिक प्रिंसिपल्स न्यूटन से 500 साल पहले, और इन्फिनाइट सीरीज जेम्स ग्रेगरी से 250 साल पहले। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक पैटर्न है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। कैलकुलस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आसान भाषा में ये बदलाव की रफ्तार को समझने का गणित है। और भास्कराचार्य न सिर्फ इसके बेसिक प्रिंसिपल समझते थे, बल्कि उन्हें यह भी पता था कि इसका इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ की सबसे ऊंची या सबसे नीची वैल्यू, यानी मैक्सिमम या मिनिमम, कैसे निकालते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो 500 से भी ज़्यादा साल बाद यूरोप में रीडिस्कवर हुआ। और यही पैटर्न संगम ग्राम के माधव के काम में भी दिखता है। उन्होंने इन्फिनिट सीरीज की खोज की जो कैलकुलस के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये संख्याओं की एक ऐसी लिस्ट है जो कभी खत्म नहीं होती लेकिन जुड़कर एक फिक्स्ड वैल्यू देती है। और कमाल की बात यह है कि जिन सीरीज का क्रेडिट सदियों बाद न्यूटन और ग्रेगरी को मिला, उनका इस्तेमाल करके माधव ने पाई की वैल्यू 11 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल ली थी। और अब सुनिए शायद सबसे हैरान करने वाली बात। न्यूटन और उनके सेब की कहानी से सदियों पहले भास्कराचार्य ने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा था, जिसे वो आकर्षती शक्ति कहते थे। ये बात इस आइडिया को और भी पक्का कर देती है कि ये प्राचीन विचारक वाकई अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल मन में आता है। सवाल ये है कि अगर ये इतिहास इतना बड़ा है तो ये आम जानकारी का हिस्सा क्यों नहीं है। मतलब इन जबरदस्त खोजों के बावजूद श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य और माधव जैसे नाम उतने जाने पहचाने क्यों नहीं हैं जितने न्यूटन या पाइथागोरस के हैं। सोर्सेस के मुताबिक ये एक खोए हुए इतिहास की दुखद कहानी है और इसके कई कारण हैं। बहुत सी ओरिजिनल पांडुलिपियां, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स, समय के साथ खो गईं या नष्ट हो गईं। फिर गणित की ये खोजें अक्सर एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की किताबों के अंदर छुपी होती थी, अलग से नहीं।
और शायद सबसे जरूरी बात, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली जो चेन थी वो कहीं बीच में टूट गई, और इसी वजह से ये महान विचार सदियों तक दोबारा खोजे जाने का इंतजार करते रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो परंपरा थी ये पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुई। ये बस सतह के नीचे सही मौके का इंतजार कर रही थी, एक अनब्रोकन जीनियस की तरह दुनिया के सामने फिर से आने के लिए। और फिर सदियों बाद 20वीं सदी में ये विरासत एक ऐसे जीनियस के रूप में दोबारा सामने आई जिसका नाम आज भी किसी चमत्कार की तरह लिया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के एक गरीब परिवार से आने वाले इस गणितज्ञ ने ऐसे रिजल्ट्स निकाले जिसने पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को भी हैरान कर दिया। बहुत से लोग उन्हें माधव जैसे जीनियस का ही आधुनिक अवतार मानते हैं। और ये किस्सा उनकी प्रतिभा को समझाने के लिए काफी है। सोचिए, वो अस्पताल में बीमार पड़े थे और तब भी उनका दिमाग नंबरों और उनके रहस्यों से खेल रहा था। जो नंबर जीएच हार्डी के लिए एक मामूली बोरिंग नंबर था, वही रामानुजन के लिए एक पुराना दोस्त था जिसके गहरे और खूबसूरत राज उन्हें पता थे। और ये रहा उसका गणित। 1729 सच में सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स के सम के तौर पर 2 अलग-अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। पलक झपकते ही ऐसी खोज कर लेना, ये लगभग अनबिलीवेबल है। और ये उसी सहज ज्ञान, उसी इंट्यूटिव जीनियस को दिखाता है जो श्रीधराचार्य से लेकर रामानुजन तक भारतीय गणित की पहचान रही है। तो अगली बार जब कोई इक्वेशन सामने आए तो शायद ये कहानी याद आएगी कि उसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ गणित ही नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और फिलॉसफी के और न जाने कितने ऐसे ग्लोरियस चैप्टर्स हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से, जो हमारी किताबों में लिखे जाने का इंतजार